चीन भारत सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। 2 महीने पहले सीमा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दौरा करके हालात का जायजा लिया था। इसका मकसद कूटनीति के तहत चीन और पाक को जवाब देना भी था। हालांकि दौरे के बाद एक बारगी सीमा पर तनाव कम हुआ और वार्ता के जरिए रिश्ते पटरी पर लाने की कोशिश भी हुई। लेकिन इस बीच एक बार फिर पैंगोंग त्सो में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हुई। ऐसे में तनाव बढ़ना लाजमी था। भारतीय सेना ने चीन को इस मोर्चे पर माकूल जवाब दिया, तो अब अक्साई चिन में सेना की हलचल बढ़ गई है। उधर भारतीय सेना ने भी देपसांग प्लेन्स और चुमुर मोर्चा संभाल लिया है। सीमा विवाद में भारत ने हर मोर्चे पर चीन को सबक सिखाया। साथ ही डिजिटल स्ट्राइक के जरिए चीन पर डिजिटल वार भी किया। इस कदम के बाद चीन की बौखलाहट साफ दिखी। चीन ने भारत से इस मोर्चे पर फिर विचार करने का आग्रह किया। मजबूत इरादों से रण में डटे भारत को अमेरिकी साथ भी पूरा मिल रहा है। उधर पुराना याराना रूस भी निभा रहा है। हालांकि इस बीच पाक अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा, लेकिन सेना उसके मुकाबले के लिए भी डटी हुई है। इधर म्यांमार दौरा रद्द कर आर्मी चीफ एमएम नरवणे लेह दौरे पर पहुंचे। भारत और चीन की सेनाएं कई जगहों पर फायरिंग रेंज में हैं। तनाव कम नहीं हुआ है। ड्रैगन अपनी साजिश रच रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी खुद हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अब फैसले हेडक्वार्टर लेवल पर नहीं, ऑन द स्पॉट हो रहे हैं, ताकि चीन की हर साजिश को तुरंत नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद को लेकर। कई दौर की बैठकें चल चुकी हैं, कहां पहुंचे, आखिर चीन के क्या नापाक इरादे हैं, उनकी जो हरकतें हैं उसको किस तरह से लेना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ चर्चा में है विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भाजपा से मदन राठौड़ साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस से पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले कटेवा साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये पूरी जो वार्ता, एक तरफ वार्ता चल रही है और 30-31 की मध्य रात्रि, यानी कि अगस्त 30-31 की मध्य रात्रि जो हरकत की गई है चुशुल में, वह भी इसी तरह से देखी जा रही। एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ ये घुसपैठ। तो अब चाइना से कितना सावधान रहने की जरूरत है? योगेंद्र जी, जैसा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि 1962 के बाद
चाइना के बॉर्डर पे जो स्थिति आज है, ऐसी गंभीर स्थिति 62 के बाद ये पहली बार है। और जहां तक चीन पे भरोसे का सवाल है, चीन ने पूरी दुनिया में और बार बार हर एक देश के साथ कोई भी संधि की है, उसको उसने कभी नहीं निभाया। और एक तरफ तो वार्ता करता रहा और दूसरी तरफ 4-5 जगह पे अप्रैल मई से लेकर के और जून तक, आप जैसा कि आपने गलवान में आ गए, हॉट स्प्रिंग में आ गए, लेपसांग में आ गए और पेंगोंग लेक के जो फिंगर एरिया में आ गए। इसके बाद बातचीत चलती रही, बात में कुछ और बोलते हैं और ग्राउंड में कुछ और करते हैं। यही देखते देखते भारत ने भी तैयारी पूरी की और ऐसे पड़ोसी को जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमेशा मजबूती से पेश आने से ही उसको रोका जा सकता है। और यही भारत ने 30 और 31 तारीख को किया, क्योंकि पेंगोंग लेक का जो नॉर्दर्न एरिया है, जो फिंगर एरिया है, उस पे उन्होंने आकर के जो हमारी एलसी के इस तरफ आकर के जो हमारा परसेप्शन है एलसी का, उससे अंदर आकर के उन्होंने मोर्चाबंदी की है और वहां पे उन्होंने खूब सारे टेम्परेरी और सेमी परमानेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन करे हैं। उससे लगता है कि वो वापस जाने के लिए नहीं आए, वार्ता सिर्फ वो डिले करने के लिए कर रहे थे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत की सीमा पे हमारे कम से कम 50,000 सैनिक और जो लद्दाख सेक्टर में, लेह में नहीं होते हैं, 50,000 की संख्या में हमारे जवान वहां पे भेजे गए हैं। 2 डिवीजन और दूसरी आर्मर्ड फॉर्मेशन यूनिट्स के नुमाइंदे, स्पेशल फोर्सेज वहां भेजे गए हैं, जिससे कि चीन का इस तरह की कोई हरकत है उसका मुकाबला किया जा सके। और जो 30-31 तारीख की जो बात है, क्योंकि हम चौकन्ने थे, एक तरफ तो ब्रिगेड कमांडर की चुसूल पे वार्ता चल रही थी पहले से ही, और रात को अंधेरे का फायदा उठाते हुए चीन के कम से कम 200 से 250 लोग उस तरफ, हमारे इलाका है जो चुसूल का इलाका है, जो सदर्न बैंक है पेंगोंग लेक का, उसके ऊपर जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं उनको कब्जा करने के लिए वो मूवमेंट कर रहे थे। उनको पछाड़ा गया, पकड़े गए, उनको पीछे धकेला गया। और इसी के साथ साथ, जैसे योगेंद्र जी, मैंने आपकी अपनी गलवान के टाइम भी आपके चैनल पे बताया था जी, कि इनको भगाने का तरीका ये नहीं है कि यहीं पे जहां पे उन्होंने कब्जा कर रखा है वहां पे उन पे हमला बोलो। और ऐसी जगह, हमारा 3,500 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है और जहां पे हम डोमिनेट कर सकते हैं वहां पे हमको जाना चाहिए, और वही हमने किया। ये चुसूल के पास जो हाइट्स हैं उनको हमने कब्जा किया। एक विकास बटालियन, जो एसएफएफ की बटालियन है, 7 विकास, उनको ये मौका दिया गया और उन्होंने इसे बेखूबी निभाया। उन्होंने जाकर के कम से कम 14,000 से 15,000 के हाइट्स हैं और आजकल के समय में भी वहां पे कम से कम 0 से 5 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है, माइनस। उन्होंने जाके वहां उन पे कब्जा किया और चीनियों को धकेला। उनका एक सर्वेलेंस स्टेशन था टेम्परेरी, उसको बर्बाद किया। और वहां पे हमने अभी कब्जा करके, अभी जैसे हम बोल रहे थे वार्ता करो वापस जाओ, अभी चीन बार बार ये हल्ला कर रहा है कि आप हमारे इलाके में आ गए और वापस जाइए। जहां तक उनका ये बोलने का सवाल, ये गलत है। हम उसी एलसी में गए हैं जहां PP-27 से लेके 31 तक चुसूल का जो इलाका है, इसमें हमारी पेट्रोलिंग किया करते थे पहले, क्योंकि जो एलसी है वहां तक हम पेट्रोलिंग किया करते थे। परंतु अभी क्योंकि पेट्रोलिंग वो अगर आके बैठ जाएंगे तो हमको जैसे फिंगर एरिया में नहीं करने दे रहे, फिंगर एरिया तक फिर हमारे में रुकआउट करेंगे, तो हमारी सेना के 7 विकास बटालियन ने डोमिनेटिंग हाइट्स से कब्जा कर लिया। अभी फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग हमारी, अभी फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग है। 4 पे के भी बेस तक पेट्रोलिंग है, क्योंकि फिंगर 4 की हाइट्स पे वो आगे हैं। और जब हमारी पिछली जो मीटिंग हुई थी जिसमें डिसएंगेजमेंट करना था, तो फिंगर 4 के इलाके थोड़ा सा ऐसा ही सर्मोनियल टाइप विड्रॉल चाइना ने किया है और फिंगर 4 के फिंगर 8 तक चले गए। कर सकते हैं, फिंगर 8 तक जा सकते हैं। नहीं, अभी नहीं जा सकते हैं, अभी फिंगर 4 से आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे फिजिकली चाइनीज ने अपने आप के वहां पे मोर्चाबंदी कर रखी। फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, 8 तक लीगली है जो अंदर आ रहे हैं।
लीगली भारत कहां तक जा सकता है वैसे? लीगली जो देखिए, जैसे कई कई जगह हैं जहां पे हमारी एलसी के हमारा अलग परसेप्शन है, उनका अलग परसेप्शन है। हम फिंगर 8 तक हमारा इलाका बोलते हैं और चाइना का क्लेम था फिंगर 4 तक, जो कि गलत था। और इसके कारण फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में कोई ट्रूप्स की फिजिकल मोर्चाबंदी नहीं थी। हम फिंगर 8 तक पेट्रोल करते थे, वापस आ जाते थे। इसी तरह से चाइना कोशिश करता था, फिंगर 4 तक जब आता था, हमारे हिंदुस्तान के आदमी बोलते थे हमारे इलाके में आगे हो, और वो वापस चले जाते थे। ये ऐसा चलता जा रहा था। पर जहां तक सदर्न बैंक है पैंगोंग लेक का, इसमें हमारी चुशूल की लड़ाई, चुशूल में जब 62 के भी लड़ाई हुई थी, तो एक हमारे ही मरुधरा का वीर बांकुरा मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, जो कुमाऊं रेजिमेंट के कंपनी कमांडर थे, 120 आदमी ने पूरे चाइना के पूरे असॉल्ट को रोक के रखा और रजांगला पास पे उनको नहीं आने दिया। और तब तक 120 में से सिर्फ 2 आदमी या 3 आदमी जिंदा रहे और बाकी के पाकिस्तान सब शहीद हो गए। पर उन्होंने चाइना के उस हमले को रोक के रखा। इतना अच्छा उनका बहादुरी का किस्सा था कि चीन के लोगों ने भी उनको सलाम किया और उनके हेलमेट्स को इकट्ठा करके वहां अभी रजांगला में अभी भी हमारा एक मेमोरियल बना हुआ है, जिसमें कुमाऊं की जो कंपनी कमांडर थे शैतान सिंह, जो शहीद हो गए, अभी परमवीर चक्र विजेता हैं, उन्होंने वहां पे जबरदस्त मोर्चाबंदी और जबरदस्त लड़ाई की थी। तो उस हाइट्स पे हमारा हमेशा से ही अच्छा डोमिनेशन रहा है। मैं जनरल साहब वापस आ रहा हूं आपके पास में, करोड़ी सिंह जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। चाइना की यह चाल तो नहीं है कि उसको मालूम है कि महामारी जो कोविड-19 है उसकी जड़ या उसकी जननी चाइना है, और विश्व भर में विश्व बिरादरी की अगर बात करें तो चाइना इस समय आइसोलेट किया जा रहा है। उस पर बहुत सारी जगह बैन भी किया गया है। भारत ने भी करीब 250 ऐप्स को बैन किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि देखिए युद्ध एक ऐसा तरीका होता है राष्ट्रिज्म को हाइप देने का, तो वहां अभी जो मैं देख पा रहा हूं कुछ रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वहां प्रो राष्ट्रवाद इस वक्त काफी हल्ला बोल है उसका। तो ये डाइवर्ट करने की एक साजिश तो नहीं है शी जिनपिंग की? देखिए योगेंद्र जी, साइट के बारे में हमारे कटेवा साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन आप और हम जो साइट पे नहीं हैं, साइट के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, उनके सामने एक सवाल आता है कि कैजुअलिटी सबसे पहले 43 साल पहले हुई, फिर उससे पहले 62 में हुई, उसके बाद 43 साल बाद ऐसी स्थिति क्यों बनी? ये सवाल हम सब के दिमाग में आता है। हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन लाइन नहीं है कि ये फिजिकल लाइन यहाँ है। तो हमारे सर्वे डिपार्टमेंट का मैप है और चाइना का मैप है, उसमें बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि चाइना अपने मैप में कुछ इंडियन टेरिटरी जो इंडिया क्लेम करता है उधर की बताता है, और जो चाइना क्लेम कर रहा है उसको इंडिया अपनी बता रहा है। तो ये मैप की प्रॉब्लम तो है। ये प्रॉब्लम डिटीरियोरेट क्यों हुई, कब हुई? जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया तो हमारे गृह मंत्री ने संसद में ये कहा कि लद्दाख का, अक्साई चीन लद्दाख का पार्ट है। तो चाइना इससे अलर्ट हो गया कि इस तरह का स्टेटमेंट देना जिससे अक्साई चीन के कुछ एरिया पे चाइना का जो कंट्रोल है, तो चाइना को ये अच्छा नहीं लगा। दूसरा क्या है, भारत बॉर्डर पे अपनी सुगमता बनाए रखने के लिए मूवमेंट की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो उसको चाइना ये मान के चल रहा है, जबकि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है ही नहीं डिमार्केटेड। तो ये कंस्ट्रक्शन है, ये चाइना के एरिया में आ रहा है, या जो नो मैंस लैंड होनी चाहिए इंटरनेशनल बॉर्डर, उसमें आ रहा है। ये दो कंफ्यूजन इधर की साइड में है। उधर की साइड में चाइना में भी आज आपने सही कहा कि एक राष्ट्रवाद की बहुत तेज हवा है, भारत में भी है, चाइना में भी है, इवन अमेरिका में भी है। तो ये राष्ट्रवाद की हवा को देखते हुए, और दूसरा चाइना में शी जिनपिंग का विरोध भी बहुत हो रहा है, क्योंकि चाइना में जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह का दबाव है, वहां की जनता स्वतंत्रता की और ज्यादा खुलेपन की डिमांड कर रही है राजनीतिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से तो चाइना ने बहुत खुलापन कर दिया है, राजनीतिक दृष्टि से तो शी जिनपिंग को एक खतरा भी लग रहा है। तो चाइना ने अपने राष्ट्रवाद को और अधिक मजबूत करने की दृष्टि से ये किया कि कोई न कोई ऐसा इश्यू क्रिएट किया जाए जिससे शी जिनपिंग का विरोध कम हो, और चाइना को जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने
वायरस को लेके एक कॉर्नर में किया है कि चाइना का ये वायरस आर्टिफिशियली फैलाया हुआ है, एक प्राकृतिक नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है। तो इस तरह से चाइना कॉर्नर हो रहा है, तो चाइना के बनाए रखने बचाने के लिए ये कर सकते हैं। एक अन्य कारण और है जो हो सकता है, भारत अमेरिका के बहुत नजदीक जा रहा है, अमेरिका के साथ अलायंस है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने मिलकर एक क्वेड वो चतुर्भुज बनाया है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को कंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब देख के चाइना ने ये देखा कि भारत अमेरिका के अलायंस में इंक्लूड हो रहा है, जाके ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में चाइना को क्या खतरा हो सकता है, क्योंकि चाइना इससे क्यों नाराज होता है कि भारत अमेरिका के साथ जाता है? उसका मुख्य कारण है, चाइना ने अपने दो उद्देश्य तय कर रखे हैं। पहला शताब्दी लक्ष्य उनका है 2021 में एक मध्यम स्तर का मॉडरेटली प्रोस्पेरस सोसाइटी बनना, और 2049 में एडवांस सोसाइटी बनना, सुपर पावर बनना, जिसको हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं, अमेरिका को रिप्लेस करने का है। तो अगर भारत अमेरिका की तरफ जाता है और दूसरे अमेरिका के अलाई हैं यूरोपियन कंट्रीज में और दूसरे लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, ये सब मिलके बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है, तो चाइना आइसोलेट हो जाता है। तो चीन ये चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ किसी अलायंस में सम्मिलित न हो, इसलिए भारत पे कोई न कोई दबाव डाला जाए। तो एक कारण नहीं, ये सब कारण मिलके इस स्थिति को डिटीरियोरेट करते हैं। नहीं तो ये तो पहले भी हो सकती, 43 साल तक नहीं। और इसको कंटेन करने के लिए 5 हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट हैं, ईरान का है, चाइना का है। कह सकते हैं कि शी जिनपिंग अपने राष्ट्र में खींच मिटाने के लिए, अपने विरोध को पाटने के लिए भारत पर ये इस तरह से घुसपैठ की हरकतें, या फिर कहें कि एक युद्ध का माहौल बनाना, ये अपनी कमजोरी को, जो उनके खिलाफ एक वहां आक्रोश पनप रहा है, उसे दबाने की कोशिश है। देखिए योगेंद्र जी, चाइना युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि चाइना का लक्ष्य युद्ध से पूरा नहीं होगा। चाइना का लक्ष्य है अमेरिका को रिप्लेस करना, सुपर पावर बनना। चाइना केवल दबाव बनाना चाहता है, और उस दबाव की राजनीति में चाइना की एक पुरानी मानसिकता भी है। चाइना ये मान के चलता है कि तिब्बत एक हथेली है, उसकी 5 अंगुलियां हैं, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख। तो इन 5 अंगुलियों को वो मान के चल रहा है कि जब तक ये मिशन उनका पूरा नहीं होता, चाइना, ये सब भावनाएं तो हैं चाइना में, लेकिन इस समय जब स्थिति डिटीरियोरेट हुई है, उसका कारण यह कि चाइना युद्ध तो नहीं चाहता, लेकिन इतना दबाव चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका को और अधिक मजबूत न बनाए। क्योंकि अमेरिका जिस तरह का चीन पे दबाव डाल रहा है और जिस तरह का घेर रहा है साउथ चाइना सी और दूसरी जगह में लेके, तो चाइना को भारत से इतना ही खतरा है कि कहीं अलायंस में होके अमेरिका को और अधिक मजबूत, क्योंकि अमेरिका एशिया में इतना मजबूत नहीं हो सकता अगर भारत अमेरिका के साथ नहीं जाएगा तो। जी योगेंद्र, वापस आऊंगा आप लोगों के पास में। मैं हरिमोहन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, आपके पास आ रहा हूं मैं। एक तरफ तो आपने सुना जी, चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम है। हरिमोहन शर्मा साहब हमसे कुछ देर में जुड़ेंगे। मदन राठौड़ जी के पास जाना चाहूंगा मैं इस वक्त। मदन जी, एक तरफ वहां की ग्राउंड रियलिटी से लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ कटेवा साहब जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया सारी परिस्थितियां क्या, क्यों खुद का फिजिकली देखा हुआ एरिया है उनका। दूसरी तरफ विदेश मामलों में फॉरेन पॉलिसी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ करोड़ी सिंह जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसी बीच केवल यहीं पे नहीं, दोनों ही तरफ से विपक्षी दल सत्ता पक्ष को कुछ आगाह कराना चाहते हैं कि पिछले बयानों को इनको लेकर के, कि पहले आपने ये बयान दिए, राहुल गांधी को अगर हम कोट करना चाहें या दूसरे विपक्षी नेताओं को कोट करना चाहें, जो सरकार को इस तरह से चाइना के मामले को लेकर के कह रहे हैं कि इसमें सरकार फेलियर रही है, पॉलिसी नहीं बना पाई। अगर हरिमोहन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए तो मैं पहले उनसे जानना चाहूंगा, फिर आपसे जवाब लूंगा। शर्मा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरिमोहन शर्मा जी। हाँ जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आपने सुना, एक तरफ ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराया जनरल कटेवा ने, और फॉरेन पॉलिसी को लेकर के बताया अभी क्या कुछ चल रहा है प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी ने। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सब कुछ तो सीमा पे चल रहा है, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या कुछ चल रहा है वो सारी चीजें बताई, लेकिन
हमारे यहाँ राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है चीन के साथ साथ। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को लेकर के सरकार फेल है। तो ये बताइए कि किस तरह से लगता है विपक्ष को कि फेल्योर है सरकार का? देखो, जहां तक चाइना का सवाल है, ये देश हमेशा विश्वासघात करने का आदी रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत के आधार पर हिंदी चीनी भाई भाई को लेकर के हम साथ साथ चले, लेकिन 1962 के चुनाव उसमें हमले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पीठ पर, देश की पीठ पर छुरा भोंका चाइना ने, और अंततोगत्वा उस आघात को पंडित नेहरू नहीं झेल पाए। तो जब इसकी आदत यह है तो विदेश नीति सरकारें बदलने के साथ साथ आसानी से नहीं बदलती है। तो जब उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो पीठ में झुरा भोंकने वाला देश है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। और गंगा के तट पर उनको दर्शन चाहिए था कि चीन के साथ जो हमारे पूर्व में जिस प्रकार के भी संबंध रहे हैं वो विश्वसनीय नहीं है। तो इस प्रकार पूरे देश में व्यापक सम्मान देकर उनको उनकी अहमियत बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी चूक हुई है, और उनको सबक लेना चाहिए कि आगे आने वाले समय उन सबको, पूरे राजनीतिक दलों को समग्र रूप से एक साथ विचार विमर्श करके इस देश पर जो भी आक्रमण करेगा, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी पड़ोसी दूस हो, इस पूरे देश के सब राजनीतिक दल एक हैं, एक मत से हैं, राष्ट्रवाद के लिए भी हैं, इस देश की परिसीमा को बचाए रखने के भी लिए, कहीं कोई मतभेद नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 62 में सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, सबको साथ लेकर के नीति बनाई। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जब हमला हुआ और उन्होंने उस पर चर्चा की, सब दलों को बुलाई। पाकिस्तान का हमला हुआ, इंदिरा गांधी ने सब राजनीतिक दलों को बुलाया, एक मंच पर बिठाया, साथ में चर्चा की और चर्चा करके नीति बनाई। उस नीति का अभाव वर्तमान में दिखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि परिस्थितियां बन रही है, जो चाइना प्रकार के वातावरण पैदा करके राष्ट्रवाद के नाम हो, चाहे हमले का नाम हो, वो जो बात कर रहा है, तो कम से कम मेहरबानी करके प्रधानमंत्री सारे राजनीतिक दलों की मीटिंग तो बुलाए, चर्चा तो करे कि चीन क्या कर रहा है, वास्तविक स्थिति क्या है, कैसी परिस्थितियां हैं, हमें क्या करना है, सरकार क्या कर रही है। इस पर प्रधानमंत्री जी का मौन रहना राष्ट्र हित में और देश हित में नहीं है। हम सब एक हैं जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है। और इसी प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, आपने देखा होगा कि जब 20 सैनिक गलवान में, तो मंत्री जी तो कहते हैं कि कोई मारा, और डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं, मारे गए हैं। तो इस प्रकार के जो विरोधाभासी वक्तव्य जो आए, उससे देश है, सारा देश चिंतित है। मेरा तो यही विनम्र अनुरोध है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हम प्रधानमंत्री जी और सरकार के साथ हैं। कोई भी विदेशी आक्रमण हो, हम उनके साथ हैं, लेकिन मेहरबानी करके उनको भी सलाह दें कि सब राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने का काम तो करें। जो राजनीतिक गंभीर बने, उन गंभीर बातों वापस आ रहा हूं साधना। हरिमोहन जी, वापस आ रहा हूं आपके पास। मदन राठौड़ जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जी, ये प्रतिपक्ष लगता है कि अगर सर्वाधिक कहीं पे कोई ट्यूर या फिर अगर कोई डायलॉग की बात रही है तो वर्तमान सरकार ने की है, नेबर कंट्रीज से हो चाहे फिर हमारे दूसरे मुल्क हो, उनसे हो। लेकिन शी जिनपिंग प्रोटोकॉल तोड़ करके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका वेलकम किया, जो एक शिष्टाचार से भी अलग हटके था। ये माना जा रहा है कि चलिए कोई नहीं, अगर रिश्ते सुधरते हैं तो ये भी मंजूर है। अभी हरमोहन शर्मा साहब भी यही कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हमने उन्हें रेस्पेक्ट दिया, रेस्पेक्ट देना चाहिए संस्कारों में, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ करके नहीं। विपक्ष यही कह रहा है लगातार कि चाइना के मामले में सरकार लगातार छिपाती रही। देखिए, ये ठीक बात है कि हरिमोहन जी ने कहा कि हम सब साथ में हैं, जब देश पर किसी भी प्रकार का संकट हो तो हम साथ देंगे। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी शी जिनपिंग से मिलने के लिए इन दिनों में क्यों गए, क्यों उनसे जाकर के गलबैयां की, क्यों बातचीत की? जब देश के साथ उसका दुश्मनी का व्यवहार है तो नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे एक बात बताऊं कि ये तो तब से पता चल गया था हम लोगों को कि जब चीन ने नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन करवाया और वहां कम्युनिस्ट शासन करवाया, तभी से हम सावधान हो गए थे। इसलिए
ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार सावधान नहीं थी। हम जानते हैं कि विस्तारवादी नीति है चीन की, उसके रूस के साथ संबंध खराब है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनई, वियतनाम, कोरिया साउथ, मंगोलिया, ताइवान, सिंगापुर, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, सबके साथ में उसके और संबंध बिगड़े हुए हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसको केवल और केवल भारत को घेरने के लिए लंका, पाकिस्तान और नेपाल, यहां पर उसने ये जब पैर पसारने शुरू किए, तभी से भारत बिल्कुल सावधान है। और जहां तक ये है कि क्यों प्रोटोकॉल तोड़ करके सम्मान दिया, तो ये तो हमारा देश के प्रधानमंत्री ने, देखिए, दुनिया में चीन को अलग थलग कर दिया, पाकिस्तान और चीन को अलग थलग कर दिया और पूरी दुनिया के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है। जापान के साथ हमारे संबंध किस प्रकार के हैं, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ और अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, सबके साथ हमने संबंध बना करके और चीन को अलग थलग किया है। और यही कारण है, देखिए, हमारी विदेश नीति सफल है, हमारी विदेश नीति एकदम सफल है। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो कांग्रेस को विरोध नहीं करना चाहिए था, सेना का सम्मान करना चाहिए था। और यदि ये करते तो इस देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति अच्छी होती। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेना पर ही प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, ये कहना शुरू कर दिया कि कहां किया, कब किया, जगह कहां है, वो है, किया ही नहीं, वगैरह वगैरह, कई प्रकार की बातें। मैं सोचता हूं कि देखिए, जब देश पर संकट हो किसी प्रकार का, तब हम सबको एक होना चाहिए। हमारी राजनीतिक विरोध हो सकता है, हम आपस में विरोध करें, लेकिन जब बाहरी संकट किसी भी प्रकार का हो, तब सारी पार्टियां एक हो जाए। जहां तक हरिमोहन जी ने कहा कि सबको साथ में लेकर बात करना चाहिए, आपको मालूम है 3 बार प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग करी थी, चाइना को लेकर के मीटिंग करी, पाकिस्तान को लेकर के मीटिंग करी और उनके साथ में बैठ करके बात की। लेकिन जब ये परिस्थितियां सामने आवे कि आप शी जिनपिंग से अलग से मुलाकात कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। उनका सम्मान कर रहे हैं, पाकिस्तान के और वहां के लोगों की भाषा, पाकिस्तान की भाषा जब हिंदुस्तान का विपक्ष बोलता है, तब चिंता का विषय होता है कि ये ठीक बात नहीं है। इस समय सेना का, देखिए, हमारे सैनिक जैसे ये कटेवा साहब है, ये अच्छी तरह से वहां से सीमा से वाकिफ है। इन्होंने बताया कि L4 से L जो 8 जो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक है। अब यार, फिंगर 4 तक वो आते हैं, जाते हैं, और इसको आप घुसपैठ बोल देते हो, तो मैं सोचता हूं कि ठीक बात नहीं है। जहां तक घुसपैठ की बात है, कि आप टिया पेंगनांग पर की जो बात करते हैं 2008 में, और छब्जी पर 250 किलोमीटर 250 वर्ग मील पर कब्जा किया था 2008 के अंदर, क्यों नहीं बोलते हैं ये जोरावर फोर्ट और डूम वैली पर जो एंशियंट ट्रेड जो है, वहां पर 13 मकान पर, और वहां भी इन्होंने कब्जा किया था 2008 में, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो उस बात को ये भूल जाते हैं और हमारी बात इनको ऐसा लगता है। देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 1 इंच हिंदुस्तान की जमीन जाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, एकदम तैयार हैं। चाहे गलवान का हो, चुशुल का हो, ले का हो। हमने देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर मंगवाया, हमने राफेल की व्यवस्था करी, हमने सुखोई और मिग ये 29 और 30 और 31 भी, ये भी हमने लाए, इस देश को मजबूत करने के लिए लाए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। राठौर साहब, वापस आ रहा हूं आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं भारत चीन विवाद को लेकर के। मैं एक बार कटेवा साहब के पास वापस जाना चाहूंगा। कटेवा सर, आपके पास फिर आना चाह रहा हूं मैं। अभी 1962 जैसी स्थितियां ना भारत के साथ है ना चाइना के साथ में। आज हम भी एटॉमिक पावर हैं, वो भी है, और मालूम है उसको भी कि भारत भी इतना भी वो स्थितियों में नहीं है, आज हर तरह से मजबूत है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, केवल एक बात लद्दाख को लेकर के नहीं है। जैसे अभी करोड़ सिंह जी ने कहा कि एक हथेली की 5 उंगलियां, उसी तरह से ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ये लद्दाख से कुछ एरिया को इसी तरह से मान के चल रहा है। अभी ये यूज कर रहा है नेपाल को भी, जैसे पता चल रहा है कि काला पानी की तरफ भी नेपाल के जरिए वो सेना तैनात कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ इस तरह की चारों तरफ से जो 3500 किलोमीटर हमारा जो एक तरह से उसके साथ सीमा है, उस पे सभी तरफ से घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये एक प्रेशर बनाने की बात है, या फिर कहें कि 1962 की तरह, या फिर जो बीच में और कभी जो घटनाएं हुई हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में या नाथुला बॉर्डर पे जो घटना हुई बीच में जब हुई थी 43 ईयर्स पहले, उस तरह की कुछ ही घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। हमें कितना सतर्क रहने की और आवश्यकता है? हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार, जैसे आपने भी कहा कि हमारे यहाँ से भी रेजिमेंट्स पे अलर्ट कर दी गई हैं,
और चारों तरफ से पूरी मुस्तैदी है, लेकिन इसे एक अजीब तरह के तनाव की तरह देखें इस 1962 में जैसा हुआ वैसा, या फिर यह है कि चाइना ये सोच नहीं पा रहा था कि भारत इतना मुस्तैद होगा, इतना खड़ा होगा तो इस तरह से जवाब नहीं दे पाएगा, इसे कैसे देखा जाए? देखिए 1962 और आज में हिंदुस्तान कई स्टेप्स डेवलपमेंट में, मिलिट्री पावर में, इकोनॉमिक पावर में आगे बढ़ चुका है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन की सेना हमारे से तकरीबन 5 से 6 लाख की ज्यादा है और उनका इक्विपमेंट भी हमारे से ज्यादा है। सिर्फ टैंक हमारे पास ज्यादा है, उनके एयरक्राफ्ट ज्यादा हैं, उनकी नेवी हमसे ज्यादा है, उनके पास ज्यादा फ्रिगेट्स हैं, ज्यादा फ्लीट्स हैं। पर इट इज नॉट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान का जो जाबाज सिपाही है और उसको किसी चीज की कमी इस सरकार ने नहीं रखी है। सरकार ने सारी चीजें बंद करके इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हो रहा है। जैसे अभी राठौर साहब ने बताया, अपाचे हेलीकॉप्टर आए हैं और चिनूक हेलीकॉप्टर आए हैं और हमारे MiG-29 अपग्रेड हो गए हैं और वो 4th 5th जनरेशन के बराबर का मुकाबला कर सकते हैं। चीन के जो J-20 हैं 5th जनरेशन के, उसके मुकाबले में अभी हम नए एयरक्राफ्ट प्रोक्योर कर रहे हैं। तो और दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो चीन की सेना है उसको हाई एल्टीट्यूड में इस तरह की लड़ाई करने का एक्सपीरियंस नहीं है। वे में 1962 में भी लद्दाख के समय, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, यहां पे उनको कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, परंतु अभी इंटेलिजेंस फोर्सेस से पता चला है, योगेंद्र जी आपने भी जैसे बताया कि पूरे 3500 किलोमीटर के जो बॉर्डर है उसके सब जगह सतर्कता बरती जा रही है। काला पानी और का जो इलाका है, जो नेपाल और अपने उत्तराखंड और चाइना का जो ट्राई जंक्शन है उस जगह पे है, वहां पे भी हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस से पता चला है उन्होंने एक रेजिमेंट डिप्लॉय की है और उन्होंने मिसाइल बेस वहां पे इंस्टॉल किया है, जो ग्राउंड टू एयर मिसाइल होते हैं, एयर अटैक को ड्राफ्ट करने के लिए। इसी तरह से आगे जाकर के डोकलाम के पास जो चाइना का पोर्शन है, जहां वो थोड़े पीछे गए थे, वहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं और वहां से भी वो अपनी इस तरह की जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स डिप्लॉय कर रहे हैं। उस जगह पे भी हम सतर्क हैं और क्योंकि उनका इरादा है कि वहां पे अगर वो मजबूत हो जाएं और डोकलाम पे जैसा उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी, वहां आने से वो हमारे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो पतला सा इलाका जो आसाम के बंगाल खत्म होते ही बंगाल के पास से लेके बाकी नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको डोमिनेट करने की कोशिश उनकी थी और वो हमने बेखूबी से मुकाबला किया और उनको पीछे झुकना पड़ा। तो जिस तरह से वो तैयारी कर रहा है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, परंतु वो प्रॉब करने की कोशिश कर रहा है, भारत का रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से जो खाली जगह थी, जो पेट्रोलिंग या करते थे, जहां जहां डिस्प्यूट था एलसी का, वहां आके उन्होंने मोर्चाबंदी की। तो वो हमने इतना करारा जवाब दिया है। अभी जो सदर्न बैंक है पेंगोंग लेक का, उस पे जो हाइट्स हमने भी ऑक्यूपाई की हैं, उससे इतना बड़ा फायदा होगा कि उनका जो सदर्न साइड में अक्साई चीन के पहले मोल्डो करके उनका बेस है, वहां बेस तक हमको ऑब्जर्वेशन मिलता है। वहां से पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश करेगा, कोई फोर्स मूव करेगा तो हमको फॉर वार्निंग मिल जाएगी। इसीलिए वो अभी ज्यादा छटपटा रहा है और शिकायत कर रहा है कि भारत ने एलसी क्रॉस किया, हमारी सीमा में है, जबकि हम उसी सीमा में गए हैं, उन्हीं हाइट्स पे गए। और योगेंद्र जी, ये हाइट्स इतनी खतरनाक और इतनी मुश्किल है कि 62 में भी लड़ाई के टाइम भी इन हाइट्स पे फोर्स डिप्लॉयड नहीं की थी। 15,000 की ऊंचाई के ऊपर ऑक्सीजन जवान को पहुंचना, वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और कोई रहने की जगह नहीं है, कोई मोर्चे नहीं है। उस पे जाकर के पाकिस्तान चाइना के लोगों को खदेड़ना और उसको ऑक्युपाई करके अपना बल दिखाना कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और वहां पे अब हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उनसे नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि सदर्न बैंक पे हम हैं और उससे उनको ये डर लग रहा है कि वहां से पूरा उनका जो पूरा अगर फोर्स बिल्डअप करेंगे
मोल्डो बेस है जहां पर उनके टैंक्स हैं, उनके आर्टिलरी है, तो वो जब मूवमेंट करेंगे हमको नजर आ जाएगा। और एक पेंगुर लेक है, पेंगोंग लेक के साइड में, उस लेक पे भी हमारा बाई ऑब्जर्वेशन हमको दिखता है। और दूसरा क्या है कि इतनी जबरदस्त सुपर हाई एल्टीट्यूड इलाके में किसी हाइट के ऊपर जाकर के कोई दुश्मन हमारे आकर के हमको अगर डिसलॉज करेगा तो 1:9, अगर 100 आदमी है तो आपको 900 आदमी चाहिए उनको डिसलॉज करने के लिए। ये हाई एल्टीट्यूड वारफेयर का एक वो तरीका है कि कम से कम 9 गुना स्ट्रेंथ चाहिए, प्लेन्स में 3 गुना स्ट्रेंथ चाहिए, उस सुपर हाई एल्टीट्यूड इलाके में 9 गुना स्ट्रेंथ चाहिए। तो अभी हम वहां हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये जो विकास बटालियन है, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा आपका, ये 1962 के बाद हमने खड़ी की थी। 6 या 7 बटालियन है, सारे स्पेशल फोर्सेज हैं और इसमें ज्यादातर लोग या तो थोड़े बहुत लद्दाख के हैं और बाकी जो डिस्प्लेस्ड टिबेटन है, बिल्कुल टिबेटन से जो डिस्प्लेस होकर के हमारे यहाँ रिफ्यूजीज हैं, जो अलग अलग कैंप लगे हुए हैं, एक हिमाचल में है, एक तमिलनाडु, एक वहां कर्नाटक में है, एक उड़ीसा में, इस जगह पर इनके लोकेशंस बनी हुई हैं। यहाँ से ये यंग लोग आते हैं और ये वैसे भी टफ हैं फिजिकली और इनका मोटिवेशन लेवल चीन के साथ लड़ाई करने का बहुत ज्यादा है। और इनको कमांड करने के लिए हमारे पैरा रेजिमेंट के जो स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर हैं, जो फिजिकली टफ हैं और बिल्कुल मजबूत हैं, उनको वो उनके ऑफिसर होते हैं। तो ये वाली जो बटालियन है ये यहाँ से लद्दाख ले गए हैं और इनको लॉन्च किया गया है। इस तरह की ये 7 बटालियन तकरीबन एक डिवीजन फोर्स के बराबर हमारे पास स्पेशल फोर्सेस। 30 से 31 अगस्त की मिडनाइट का जो घटना थी, ऑलरेडी हम लोग वहां ऑक्यूपाई थे, पहले से डिप्लॉय किया हुआ था विकास रेजिमेंट को वहां पे। नहीं, ये विकास रेजिमेंट को हाइट्स को हमको मालूम चल गया था कि चाइना के 200 से 250 के लोग इधर एडवांस करके उन हाइट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। इधर बातचीत चल रही थी और वो उनको कोशिश वहां आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अभी नाइट जो सर्विलेंस डिवाइसेस हैं वो अभी चौकन्ने हैं। हमारी जो सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, अभी रोबस्ट है, मजबूत है, सब ठीक है। तो वो जब आ रहे थे, जब वो आने से पहले हमारी विकास बटालियन के जो जामाज थे, इनको लॉन्च किया। इन्होंने हाइट्स कैप्चर की, एक उनका सर्विलेंस टेम्परेरी स्टेशन था उसको डिस्ट्रॉय किया और उनको खदेड़ दिया। उसके बाद उनके 30-35 लोग वहां बचे हुए थे, ये अनकन्फर्म सोर्सेज हैं, उनको पकड़ रखा था, उनको शायद छोड़ दिया होगा या छोड़ देंगे। और इसी हमले में हमारा एक जवान ऑफिसर था, उसकी डेथ होगी और एक दूसरे जवान को माइंस में चोट लगी। उनके भी 2 कैजुअलिटी हुए हैं, 2 उनको मार गिराया गया है। जी, तो निश्चित रूप से इस वक्त जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि 1962 और आज के भारत में काफी अंतर है, हर तरह से संपन्नता है। उन परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारी उसी तरह से मुस्तैद की है। मैं करुण सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हरिमोहन शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। शर्मा साहब, राठौड़ साहब ने एक आरोप लगाया कि ये बात सही है कि चलिए सभी राजनीतिक दल हैं क्योंकि देश से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि राहुल गांधी एक तरफ तो कह रहे हैं कांग्रेस कि अब प्रधानमंत्री लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ शी जिनपिंग से जाकर के राहुल गांधी मिल रहे हैं। जहां तक राठौड़ साहब का सवाल है, ये पार्टी लाइन से अलग नहीं हट सकते और के हिसाब से राहुल जी के लिए जो इनको कहना है रटी रटाई बात, वो कोई नई बात नहीं है। इनकी पूरी पार्टी यही बात कह रही है और काफी समय से यही बात कह रहे हैं कि राहुल जी उनसे मिलिए, राहुल जी उनसे मिलिए। और हम तो मिलिए जो मिलिए, लेकिन आपने मिलकर दुर्गति क्यों कराई? आप अपनी तो देखो। जिस समय राहुल जी पे आप आरोप लगा रहे थे आप जिनपिंग से क्यों मिले, और उस समय आप उनको अपने गलभइयों में बिठा रहे थे। तो ये तो राजनीतिक मुद्दा है, मैं इसको बहस को उधर डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मुद्दा सीधा ये, हम पर जो आक्रमण करने का जो प्रयास किया, तो पूरे देश को, पूरे राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के इसका मुकाबला करना है। और प्रधानमंत्री जी से फिर मेरा विनम्र अनुरोध है इस टीवी चैनल के माध्यम से कि मेहरबानी करके सब राजनीतिक दलों को बुलाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी तो दो। बार बार में ट्वीट करके राहुल गांधी कर रहे हैं, हमको जानकारी तो दो, देश को जानकारी तो दो, देश को बताओ तो सही। एक बार भी चीन का नाम लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक विरोध नहीं किया। हो सकता है
कि उनके दिल और दिमाग में कोई अन्य बात हो, लेकिन राष्ट्र हित में अकेला कोई भी राजनीतिक दल ये माने कि वही राष्ट्रवादी है और उनके अलावा दूसरा कोई राष्ट्रवादी नहीं है, इस गलतफहमी में अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा करके राजनीतिक दल अपनी गोटी जमाने की बात करे तो देश के हित में वो बात ना होगी। मेरा तो फिर विनम्र अनुरोध है प्रधानमंत्री जी को इस वर्तमान समय में समस्त जानकारी समस्त राजनीतिक दलों के नेताओं को बुला करके देना चाहिए। राष्ट्र एक है, सब राजनीतिक दल एक हैं, चाहे चीन हो। और ये भी समझना चाहिए कि उस समय तो हमारे साथ जो हालात थे 1962 में, वो हालात आज नहीं है, ये तो स्वीकार्य चीज है। लेकिन उस समय एक साथ सारे देशों से हम घिरे हुए नहीं थे। आज हम सारे पड़ोसी देशों से घिरे हुए हैं, तो परिस्थितियां भी बदली है। सारे पड़ोसी देश हमसे आक्रामक होकर के आक्रमण के रूप में है। तो इन वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्र हित में सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर के सारी स्थितियां स्पष्ट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को सबके सहयोग से चीन से लड़ाई लड़ने की, चीन के प्रति जो नीति है वो नीति बनाना चाहिए। हम सब साथ हैं, देश हित में साथ हैं, और हमारा राष्ट्रवाद बीजेपी के घोषित राष्ट्रवाद से थोड़ा सा मत भिन्नता है। ये राष्ट्रवादी खुद को ही मानते हैं, आलोचना करने को वाले को गैर राष्ट्रवादी मानते हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है, हम उतने राष्ट्रवादी हैं, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। आपने तो इतनी सी उंगली भी नहीं कटाए, फिर भी आप राष्ट्रवादी हो और हम गैर राष्ट्रवादी हैं। थोड़ा संशोधन करें। धन्यवाद। आकर के मुद्दा ठहरता है। खैर चलिए, राष्ट्रवाद हर कहीं पे है, निश्चित रूप से देश के प्रति अपनी भक्ति होनी भी चाहिए। राठौड़ साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें इमोशंस होते हैं, लेकिन हम राजनीतिक रंग देते हैं इसमें। अब की बात अभी की नहीं है, हमेशा ऐसा ही रहा है। जब भी चाहे पाकिस्तान के साथ स्थितियां हों, चाहे फिर चाइना के साथ में हो। पहले अपोजिशन में आप लोग थे, तो जब पाकिस्तान के साथ में जो कुछ चल रहा था उस वक्त आप लोग काफी आक्रामक थे। आज अपोजिशन में जो पार्टी है, उस समय जो सत्ता में थी, आज वो आक्रामक है। एक बात को लेकर के विपक्ष और कई समीक्षक ये सवाल उठाते हैं कि 1962 में हमारे नेबर कंट्रीज के साथ में जो संबंध थे आज वैसे नहीं है। जैसे नेपाल का भी जिक्र कर रहे हैं कि काला पानी को लेकर के एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो भारत, चाइना और नेपाल तीनों के बॉर्डर आकर के वहां मिलते हैं। वहां अभी एक रेजिमेंट उन्होंने लगा भी दी, मिसाइल्स भी लगा दी हैं, उधर अरुणाचल प्रदेश में भी लगा दी हैं। अभी उनकी कोशिश है कि भूटान को भी दबा करके और अपनी कुछ स्थितियां बने उसको हम यूज कर सकें। श्रीलंका के संबंध भी 19-20 हमारे साथ में हो रहे हैं अभी। तो ये अभी 6-7 साल की जो बातें बता रहा हूं मैं आपको, ये थोड़ा सा अभी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। तो जैसे डिमांड कर रहे हैं अभी हरिमोहन शर्मा साहब की हमें अब सभी राजनीतिक दलों के साथ में एक टॉक होनी चाहिए प्रधानमंत्री, जिसके भी पहल दिखाई नहीं दे रही है, ये आरोप है उनका। जी देखिए, हरिमोहन जी तो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रभक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं, ये विपक्ष का बात कर रहे हैं। हम जब विपक्ष में थे तो हमने, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो वही अटल जी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के लिए ये शब्द प्रयोग किए थे कि पाकिस्तान ये नहीं समझे कि हिंदुस्तान का शासन किसी नारी के हाथ में है, हमारे यहाँ नारी दुर्गा का रूप है, ऐसा करके कहा। तो क्या ये हमने विपक्ष की भूमिका निभाई, लेकिन राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विपक्ष निभाया। ये राष्ट्रभक्ति का ओतप्रोत हमको कांग्रेस में देखने को मिल नहीं रहा है। अब दूसरी बात आपसे मैं बताऊं, जो आपने कहा कि हमारे पड़ोसियों से इस प्रकार के संबंध है, मैंने नेपाल का आपको उदाहरण दिया कि वहां पर और चीन ने दखल करके कम्युनिस्ट शासन वहां पर स्थापित किया। उसके बाद नेपाल की थोड़ी भाषा बदल गई थी, लेकिन वहां का जनमानस, आम नागरिक अभी उस शासन के विरोध में है। वहां पर जो सत्ता है जिसके पास, उसका विरोध कर रही है और उसको झुकना पड़ा है। और यही नहीं, मैं इसके बाद भी आपको बताऊं, दुनिया में हमने देखिए कितने देशों के साथ समझौते किए। यदि चीन हम पर आक्रमण करेगा तो चीन को चारों ओर से घेरने के लिए कई देश बैठे हैं तैयार। तो चीन कोई सारी सेना हमारे सामने ही नहीं लगा देगा, उसको अपने उन पड़ोसियों के साथ जिससे उनने संबंध बिगाड़ रखे हैं, विस्तारवादी नीति के तहत जिस चीन ने सबसे संबंध बिगाड़ रखे हैं पड़ोसियों से, अरे हमने उनको एक किया है। तो इसके कारण से चीन घबरा रहा है। अभी जो कटेवा साहब कह रहे थे कि वो हिम्मत नहीं कर रहा है, या ये किरोड़ी सिंह जी भी कह रहे थे कि चीन लड़ना नहीं चाहता, उसका एकमात्र कारण है कि चीन चारों ओर से गिर चुका है।
केवल हम ही नहीं है, चीन को कहीं से समर्थन नहीं मिलेगा। आज पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते हैं? पीओके के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान विरोधी नारे लग रहे हैं, ये कोई भूल रहे हैं क्या? वो हमने ये व्यवस्थाएं तैयार करी, हमारी कूटनीति है, ये इस बात को कौन भुला सकता है? ये कभी भी नहीं हुआ, जो आज पहली बार हो रहा है कि वहां पीओके में भी पाकिस्तान विरोधी नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान विरोधी नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान अपना आंतरिक कलह से जूझ रहा है। इसी प्रकार से श्रीलंका में हमने स्थितियां पैदा करी कि वहां पर और भारत के प्रति एक किस प्रकार का आत्मिक संबंध स्थापित हो, हमने ये प्रयास किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यदि जिनपिंग के साथ में उस समय गलबैया की तो वो परिस्थितियां अलग थी। आज विपरीत परिस्थितियों में मिल रहे हैं, इसलिए हमने आरोप लगाया। आज जब देश के साथ वो भ्रकुटी तान करके बैठा है, उस समय कैसे आप जाकर के बात कर सकते हो? उस समय नहीं करना चाहिए। और अच्छा वातावरण तैयार करें पड़ोसियों के साथ, ये तो अच्छी बात है, ये कूटनीतिक व्यवस्थाएं होती है और सत्ता पक्ष का व्यक्ति निर्णय करता है, उसको अधिकार है। विपक्ष को ये नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन से हाथ मिलाए। उस समय तो यही कहा कि हमारा देश एक है और हम देश के और नेतृत्व के साथ में खड़े हैं। ये बात कहोगे तो दुश्मन के दांत खट्टे होंगे, दुश्मन की हिम्मत टूटेगी। और सेना पर प्रश्न करना, मैं सोचता हूं इससे ज्यादा घटिया बात कोई हो ही नहीं सकती। सेना पर जो अपनी कुर्बानी देने के लिए देश की सीमाओं पर लड़ रहे हैं, उनके साथ आप प्रश्न कर रहे हो कि आपने ये किया कि नहीं किया? सेना कर रहे हो, आप डाइवर्ट कर रहे हो सेना की तरफ, तो आप डाइवर्ट कर रहे हो। नहीं कर रहा साहब, ये उस समय प्रश्न किया था सेना के समय। आप नहीं कर रहा हूँ, आप सेना को मैं मान कर रहा हूँ, लेकिन जो है उसमें राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस ने सवाल किया था सर्जिकल स्ट्राइक पर, और हमारे देश के जवानों ने जान बाजी लगा करके और वहां पर चले गए और आतंकवाद का केंद्र नेस्तनाबूद किया। और आप प्रश्न कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद नहीं हो रहा है, आप उसका समर्थन कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। प्रश्न कर रहे हो कि वो आतंकवादी था कि नहीं, ये आप साबित करो। ये बात कहना ठीक नहीं है। आतंकवादी था तो था, हमारी सेना ने आतंकवादी दिया तो राष्ट्रीय हवाई जहाज लेकर के गए भाई। ये मैं कहूँ, आप हरिमोहन जी अपनी पार्टी के नेतृत्व को समझाएं कि वो राष्ट्रभक्ति के भाव पैदा करें, तब जाकर नेतृत्व तब जाकर के देश मजबूत होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता, अरे जिस जाकर के और प्रश्न चिन्ह सेना पर खड़ा करें। आपने राफेल पर क्या किया? ये ठीक बात थी क्या? आपको नहीं करना चाहिए था। मान लिया राफेल का सही हुआ था, आप आज सेना मजबूत हुई है, राफेल का सैनिक सम्मान करते हैं, राफेल का अभिनंदन हो रहा है। आज पूरा आर्टिकल सेना को मजबूत किया जा रहा है, हम शस्त्र खरीद रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हो। ये क्यों राहुल गांधी ने सवाल किया राफेल पर? क्यों लंबे सवाल वो करते थे? क्या सेना मजबूत हो रही है और आप प्रश्न कर रहे हो मजबूत करोगे? अरे आप लाते ना, मदन जी और हरिमोहन जी के पास में मैं वापस आऊंगा। मदन जी और हरिमोहन जी के पास में वापस आऊंगा। करोड़ी सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। मैं सिंह साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। ये परिस्थितियों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि 1962 में नेपाल दोस्ती भूमिका में रहा और श्रीलंका से हमारे अच्छे संबंध रहे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो जैसे चाइना नेपाल श्रीलंका को यूज कर सकता है, और मदन राठौड़ साहब जैसे कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि चाइना भी बहुत सारे मुल्क जो हैं उनके रडार पे है। तो ऐसी परिस्थिति अगर बन पाती है, मुझे हालांकि लगता नहीं है कि युद्ध जो करना चाहता है सामने वाला बहुत सतर्क है। युद्ध का मालूम भी है कि इसका भविष्य क्या होता है, इसमें कितनी कैजुअलिटीज होती हैं, कितना देश की अर्थव्यवस्था को कितना झटका लगता है, कोरोना काल चल रहा है। और चाइना, ये सबको मालूम है कि चाइना फैब्रिकेटेड आंकड़ों के लिए बहुत मास्टर है। वो चाहे जीडीपी को लेकर के हो, चाहे दूसरी परिस्थितियों के लिए आंकड़े तैयार करने में बहुत माहिर है। तो अंदर से तो वो भी जानता है, उनका भी विरोध है। तो ऐसी पोजीशन में क्या लगता है आपको कि भारत चीन दोनों के बीच ये विवाद होगा, या फिर विश्व बिरादरी के और भी देश इसमें बीच में दखल कर सकते हैं कि नहीं ये बिल्कुल गलत हो रहा है, चाइना को आइसोलेट करने के लिए या कॉर्नर करने के लिए ये उनके लिए भी अवसर हो सकता है? क्या मेरे को एड्रेस किया है? जी जी आपको सर, आपको ही। वो बीच में कट गया था ना, इसलिए जी आपको।
जी योगेंद्र जी, हमारे भाई कटेवा जी ने युद्ध की जो डायनामिक्स हैं बैटलफील्ड की, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। हरिमोहन जी ने बहुत अच्छा एक सुझाव के रूप में दिया है कि निरंतर रूप से सरकार को या प्रधानमंत्री को सभी दलों से बातचीत करनी चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए। ये मैकेनिज्म मुझे भी लग रहा है कि कंसल्टेशन की मैकेनिज्म थोड़ी सी वीक लग रही है। ऐसा नहीं लगता कि कोई विरोधी दल के हर इश्यू पे विरोध करेंगे। अगर कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो उनको भी स्वीकार किया जाना चाहिए। ये मैकेनिज्म जरूर कमजोर चल रहा है, लेकिन हमारे राठौर साहब ने कहा कि भाई देखिए, हर इश्यू पे सरकार ने या मिलिट्री ने कोई एक्शन लिया है उस पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपने जो सवाल किया कि सराउंडिंग में क्या है इस तरह का, देखिए दोनों चीन और भारत दोनों इतने असभ्य राष्ट्र नहीं है कि युद्ध की विभीषिका से अपरिचित। दोनों अच्छी तरह से समझते हैं कि आज के समय में अगर युद्ध होता है तो उसके कितने दुष्परिणाम निकल सकते हैं, केवल भारत और चीन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए निकल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में चीन में भी, चीन का एक बहुत महत्वपूर्ण अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने अभी एक सर्वे वहाँ के समाज विज्ञान संस्थान के साथ सर्वे पब्लिश किया है। उसमें चीन के लोगों से सर्वे किया है भारत इसी इश्यू को लेके, और उन्होंने स्पष्ट किया 90% चाइनीज ये चाहते हैं कि भारत एग्रेसर है और भारत को इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह का हमारे यहाँ चीन के विरुद्ध में ओपिनियन है, वैसा ही भारत के विरुद्ध में भी चीन में ओपिनियन है। और ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक एडवाइस किया है कि अमेरिका ने किसी के साथ दोस्ती नहीं निभाई है, स्पष्ट रूप से कहा है। अमेरिका जिनके साथ दोस्त रहा सबको उन्होंने किया, तो भारत को अमेरिका पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एक सलाह के लहजे में ये कहा है। ठीक है, वो अखबार वाले हैं, अब मीडिया वाले हैं, सलाह देते हैं, सरकार माने नहीं माने, लेकिन ऐसी स्थिति में चीन क्या कर रहा है कि केवल बॉर्डर तक सीमित नहीं है, क्योंकि चीन को ये मालूम है कि केवल बॉर्डर पे युद्ध तो हो नहीं सकता, और तनाव कब तक रखेंगे, तो वो सराउंडिंग में भारत को घेरने का प्रयास भी करता है। नेपाल में है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, श्रीलंका में है, मालदीव में है। तो इसको कंटेन करने का प्रयास भी इंडो पैसिफिक रीजन के रूप में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिलकर कर रहे हैं। तो ये तो देखिए वार में स्ट्रेटेजी चलती रहती है। इस तरह का जब स्थिति हो तो मैं माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है, तो हमें रोकना पड़ेगा। समय की सीमा को ध्यान में रखते बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और जिस पे आपके सुझाव भी आ रहे थे और काफी डेप्थ में आप चीजें बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच विवाद है, लेकिन चीन का 1962 की तरह आक्रमण करना बहुत सहज नहीं है। तमाम जो परिस्थितियां हैं बदली हुई हैं, और कई मुल्क ऐसे भी हैं कि जो इस वक्त चाइना को घेरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो तमाम परिस्थितियां हैं, वो शी जिनपिंग सब स्थितियों को देख रहे हैं और भारत भी पूरी मजबूती के साथ में तैयार है। तो फिलहाल तो यही कहना लाजमी होगा कि भारत किसी भी तरह से कोई कम नहीं है और पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। और चलिए, जो सुझाव आए उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।